अर्पिता जी, एक पहले तो मैं जवाब दे दूं, जो सुरेंद्र जी बात कर रहे थे ना, अभी उसमें एक ब्रेकिंग आई, इसलिए मैं बीच में बोलना चाह रहा था। ये जो डेंगू मलेरिया बताने वाली सनातन को जो इंडिया अलायंस है, इनकी कांग्रेस पार्टी की सच्चाई अभी एक्सपोज हो गई। अभी अभी 5 मिनट पहले कांग्रेस पार्टी की नेता राधिका खेड़ा ने रिजाइन किया है। उन्होंने बोला है चूंकि वो राम मंदिर गई थी इसलिए उनको पार्टी में टारगेट किया जा रहा था, इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। अभी आपका चैनल भी इस ब्रेकिंग को चलाएगा थोड़ी देर में। और मैं अर्पिता जी, यही इनकी सच्चाई है, चलती डिबेट में एक्सपोज हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये है कांग्रेस पार्टी, ये है इनकी सच्चाई। ये लिस्ट बनाते हैं कौन कौन लोग जा रहे हैं राम मंदिर के अंदर, ये लिस्ट बनाते हैं कौन कौन लोग इस देश में, इस देश की आस्थाओं के साथ खड़े हो सकते हैं, और फिर उनको टारगेट करने का काम करते हैं। ये तो सुरेंद्र राजपूत जी का ठीक है हिसाब, या तो छुपके करते होंगे या नहीं करते होंगे, तभी राहुल जी की नजर में नहीं आए, नहीं तो टीवी पे नहीं बैठेंगे। अभी दूसरी बात, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि देश के मुद्दे तो वही रहेंगे। मैं उसका जवाब, बिल्कुल वही रहेंगे। आज से पहले बहुत अच्छी सरकारें थी, इसलिए तो देश पूछता है। 60 साल के अंदर, अर्पिता जी, 60 साल के अंदर हमारी देश की बहुत अच्छी सरकारों ने एक एम्स बनवाया, उसके बाद 6 एम्स अटल जी की सरकार ने बनवाए, 10 साल के अंदर हमने 15 एम्स बनवाए। देश पूछता है कि आपने 60 साल में सिर्फ एक एम्स दिल्ली बना पाए। आपको इस देश में मेडिकल कॉलेज नहीं थे। अरे 10 साल के अंदर 50,000 सीटें बढ़ गई हैं मेडिकल कॉलेजेस की, 10 नए आईटीज आ गए, आईएम्स आ गए, ट्रिपल आईटीज आ गए, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आ गए, पर कैपिटा 86,000 से बढ़कर के 1.5 लाख का हो गया, मेट्रो सिटीज आ गई। आप लोग क्या बात करते हैं? आपको देश ने कौन सा मौका नहीं दिया? आपको देश ने सत्ता दी, सम्मान दिया, आपके हाथ में सब कुछ जो आप चाहते थे सौंप करके रखा, और आपने क्या दिया? अक्साई चीन चाइना को दे दिया, यूएन की परमानेंट सीट आपने चाइना को दे दी। आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया वो देश जानता है। आपने देश की सेनाओं पर प्रश्न उठाने से कभी बाज नहीं आए। आपने कच्चा तीवू श्रीलंका में था, जमीन थी, अरे छोटी सी जमीन है क्या करेंगे, दे दी। अरे आप देश को देते रहे, बांटते रहे, बेचते रहे। आज कोई एक ऐसा नेता आया है जो कह रहा है कि देश का कण कण, शरीर का मेरा पल पल, मैं इस देश को आगे बढ़ाने में लगाऊंगा, कोई नहीं पीछे रोक सकता। तब आपको समस्या होती है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी। 3-4 चीजें इन्होंने की। एक तो हमारी बहन राधिका खेड़ा के बारे में कहा, तो मैं आपको एक जिम्मेवारी से बात कहता हूं अर्पिता जी। 16 जनवरी को, 15 और 16 जनवरी को हमारे कम से कम 10,000 कार्यकर्ता श्री अजय राय जी के और अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने आए थे। आपके सामने ये सब देखिए, फिजूल की बातें करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एम्स की बात करी, तो आज दरभंगा का एम्स इन्होंने ऑफिशियली कहा था, दरभंगा में, हिमाचल में और इन्होंने चेन्नई में। अब 2 मिनट सिद्धार्थ भाई बीच में मत बोलिए प्लीज, हम आपके बीच में नहीं बोले ना। काहे को मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ बड़े भाई, बड़ी गर्मी में बैठा हूँ, ऐसा मत करो यार। आप लोग तो बुलिंग कर रहे हो। 2 मिनट आप रुक जाओ। मैं आप जो कह रहा हूं कि एम्स इन्होंने कैसे बनाया, एम्स इन्होंने हिमाचल में चंबा में देने की बात करी, जमीन है वहां पर। इन्होंने दरभंगा में देने की बात करी। मैं चुनौती देता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दरभंगा में एम्स इनका आ गया हो तो। मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं अगर प्रधानमंत्री दरभंगा के एम्स में जाकर के क्या नाम अपना कोई इलाज करा ले या किसी आदमी का इलाज करा ले, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। तीसरी बात इन्होंने कही कि साहब जब हम आजाद हुए थे उस वक्त हमारी पर कैपिटल इनकम कितनी थी, और आज हमारी पर कैपिटल इनकम जब हमने 2014 में, तो हमने 86 गुने बढ़ाई थी। 86 गुना बढ़ाई थी हमने, बल्कि 86 नहीं, सॉरी 152 गुना। आप लोग क्या हुआ, 2014 से 2024 में मात्र 1.5 गुना बना करके अगर आप अपनी उसको पीठ को थपथपा रहे हो, तो ये आपके लिए अभिशाप है, देश के लिए अभिशाप हुए कि जो पर कैपिटल इनकम 10 गुनी बढ़नी चाहिए थी, वो पर कैपिटल इनकम आप सिर्फ 1.5 गुनी बढ़ा पाए। 2 गुना तो बैंक में ब्याज हो जाता है 10 साल में। आप सिद्धार्थ जी, आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, रोजगार है नहीं, आज की डेट में रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। आप पूरी पर कैपिटा इनकम जो है देश में पूरी दुनिया में 142वें नंबर की है आपकी। आप कहां सर बात करेंगे? और प्रधानमंत्री तो हार की हताशा में कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खो गए? जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल इटावा में कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान के फवाद चौधरी को ले आते हैं। हमारा आरोप है कि प्रधानमंत्री के मित्र है फवाद चौधरी, उन्होंने कहा होगा कि राहुल गांधी की तारीफ करो। और कल की डेट में जब हाफिज सईद ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, तो उसका क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी वेद प्रताप वैदिक के साथ मिलकर के हाफिज सईद जो है नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई कर रहा था।
तो क्या हम ये मान लें कि नरेंद्र मोदी जी के संबंध आतंकवादियों से, अगर भारतीय जनता पार्टी का बयान देखा जाए तो? कैसे भी तकरार की बात कर रहे हैं पाकिस्तान को लाने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में देश में मुद्दे खत्म हो चुके हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कतई देश की राजनीति में उचित नहीं है। कल आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, एक हमारा सेना का जवान शहीद हुआ है। आपको मालूम है इन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो गया? किन लोगों ने उसका नाम आतंक का हमला किया है, बताएंगे आप? आपको शर्म नहीं आती? जी गंभीर आरोप हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान का मंत्री, अफगानिस्तान का मंत्री। अरे ठीक है सुरेन जी, 200 करोड़ रुपए देते हैं आप अफगानिस्तान के तालिबान को। 200 करोड़ रुपए क्या आपके नाना के घर से आए थे? 200 करोड़ रुपए। सुरेन जी दूर बैठे हुए तो लगातार थोड़ी चलाएंगे। देखिए अब ये लास्ट में तो पक्का ही बदतमीजी पे उतरेंगे, मैं तो ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। अर्पिता जी कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये जहां पर तिरंगा जराया जाता था जिस लाल चौक पे, आज वहां शान से फहर रहा है। जहां पे कहा जाता था कि अगर 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, जहां पर 85% पे सिविलियन कैजुअलिटी कम हो गई और 95% पे आर्म्ड कैजुअलिटी कम हो गई हो, वहां के बारे में बात कर रहे हैं। अब सुरेन जी ये थोड़ा सा जो औरों के लिए कहते हैं उस पर खुद पे अप्लाई किया करिए। जिस कश्मीर में रोज पत्थरबाजी हुआ करती थी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कितनी शहादत वहां पे दी, आज वहां पर अमन शैन शांति आ गया। G20 के डेलीगेट्स वहां पर जा रहे हैं, पूरा विश्व उसको देख रहा है। उसके बारे में सुरेंद्र राजपूत जी बैठ के बात करेंगे, पर क्यों नहीं करेंगे? अरे इनके नेता ने अर्पिता जी क्या बोला था जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कश्मीर में गए और विदेश में जाकर के उसका उल्लेख कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जब मैं कश्मीर में घूम रहा था तो एक आतंकवादी से मेरी नजर मिली, उसने मेरे से नजर मिलाई, उसने मेरे को लग रहा था कि वो बम चलाएगा पर उसने चलाया नहीं। ये लोग जो देश की खिल्ली बनाते हो, देश का मजाक बनाते हो, जिनके लिए देश में कोई सीरियसनेस ना हो, जिसमें देश की नेशनल सिक्योरिटी से लेना देना ना हो, वो कश्मीर की बात ना करें तो बेहतर है। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, 86% नहीं, पर कैपिटा इनकम 2014 में 86,000 डॉलर्स की थी, आज 1.5 लाख की है। वो मैं आपको बता रहा था, इतना आपने कभी भी बढ़ाया हो ना तो बता दीजिएगा, पर आपने जो किया था वो मैं बता देता हूं। जो 2004 में पिताजी जब हम इनको सत्ता देकर के गए थे तो भारत 10वें स्थान पर था। 2014 में जब हम वापस आए तो भारत 10वें ही स्थान पे था। 10 अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए जी, आपकी सच्चाई ठीक है सिद्धार्थ जी, मुझे ये बताइए जितनी सच्चाई आप बता रहे हैं, इतना विकास हुआ है, इतना सब हुआ है, तो मुझे ये बताइए ना मुद्दे क्यों बदलते जा रहे हैं? वो इनको नहीं दिखता, मुद्दे क्यों बदलते जा रहे हैं सर? यही सब क्यों नहीं? राम मंदिर को लेकर क्यों हर मंच से प्रधानमंत्री इसका जिक्र प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर देते हैं? क्यों हर जगह से शहजादा करने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी के लिए अब 400 का ये नारा जो था वो गले की फांस सी हो गई है क्या? गले की हड्डी सी हो गई है क्या? वो इसलिए क्योंकि जो पहले चरण में जब तक 400 के पार का नारा था, दूसरे चरण का मतदान आते आते मुद्दे बदल जाते हैं। पहले एनडी गठबंधन निशाने पर था, अब सीधे तौर पर शहजादा, यानी जिसको राहुल गांधी के तौर पर कहिए, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को रहता है। हर बार ये करने की कोशिश हुई है। देखिए अर्पिता जी, मैं बड़े सम्मान से एक बात कहना चाहता हूं। 400 पार तो हमारे नेता रोज कह रहे हैं, परसों गृह मंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी रोज कह रहे हैं, मैं कह देता हूं भी आपके यहां 400 पार 4 जून को 1 बजे से पहले आप ही का चैनल दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है। कोई मुद्दा नहीं बदला। पर मैं तो ये पूछता हूं कि जब हम मन से बोलते हैं तब आपको बहुत आपको कई बार खराब लगता है, या कुछ लोगों को खराब लगता है, पर ये लोग जब डेंगू मलेरिया बताते हैं तब क्यों नहीं खराब लगता? जब ये लोग वोट जिहाद की बात करते हैं तो क्यों नहीं खराब लगता? जब ये देश में कह देते हैं कि मोदी तो जब चला जाएगा पहाड़ों के अंदर और योगी चला जाएगा मठ के अंदर तो तुमको कौन बचाएगा, ये रैलियों में भड़काने की बात करते हैं तो क्यों नहीं खराब लगता? ये मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर जजेस को लाइए, धर्म के आधार पर स्कॉलरशिप्स को लाइए, देश को संविधान से नहीं शरिया से चलाइए, तब क्यों नहीं लगता? हम तो मुद्दों पे लड़ना चाह रहे हैं। ये मैनिफेस्टो में लिख दें, ये देश को बांटने की बात करें, तुष्टीकरण की राजनीति करें, वोट बैंक के लिए इशारे दें, उसको अगर हमने मन से कॉल आउट कर दिया पिताजी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देश की जनता ने हमारा 10 साल का काम देखा है, वो उनकी जहन में है, इसलिए वो हमको वोट दे रहे हैं। वो देश में एक नया वर्ग निकल के आया है जो लाभार्थियों का है, जिनको केंद्र सरकार का लाभ मिला है, वो इसलिए हमको वोट दे रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस 400 पार का तो इसीलिए है। पर अगर ये लोग तुष्टीकरण करेंगे, देश को बांटने की बात करेंगे, देश के पिछड़ों का हक छीनने की बात करेंगे और एक वोट बैंक को खुश करने का बात करेंगे, जो बीजेपी तैयार कर रही है उसमें आकर क्या कांग्रेस पार्टी भी फंस जा रही है, खेलने लग जा रही है? वो शहजादा बोल रहे तो आप शाहजहां बोल रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प चीज, वोट जिहाद की भी बात, ये किसने छेड़ी सर, और क्यों छेड़ी? जब आपके पास इतने मुद्दे थे, आप बेरोजगारी पर सरकार को घेर सकते थे, महंगाई पर घेर रहे हैं, तो ये इन चीजों का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? आ रही हूं मलूक जी, आ रही हूं। मैं 3 बातें बहुत पॉइंटेड
जी मैं तीनों बातें बहुत पॉइंटेड बताता हूं अर्पिता। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, आप बहुत बेहतरीन डिबेट को कंडक्ट कर रही हैं। मैं आपको एक पहली चीज बता दूं कि ये जो जितनी भी सारी आजकल इसी के हिसाब से बेहतरीन प्रधानमंत्री और कम बेहतरीन आका जाता है। जी नहीं जी सुरेंद्र जी, थोड़ा सा मुझे जवाब दे लेने दीजिए। आपने 3 बातें कही कि मुद्दों की बात, हम तो हमेशा मुद्दों पर रहे। प्रधानमंत्री जी ने मुद्दे चेंज किए। प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र छीनने की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को लेकर के आए, प्रधानमंत्री जी शहजादे को लेकर के आए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान, यानी जो क्या नाम, मैं सुन तो लीजिए, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना, मैं पूरा मैं जिहाद पे भी जवाब दे रहा हूँ। आप रुक जाइए सिद्धार्थ भाई, आप सभ्य प्रवक्ता है। मैं आपको एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ का एक गली का वर्कर फर्रुखाबाद में ऐसी कोई आप क्या नाम आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा कुल मिला के ये है कि आप करेंगे तो हम भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी वही सजा प्लीज समझ गई मैं, वो करेंगे तो आप भी करेंगे। कोई क्यों पीछे रहेगा? राजनीति में कहाँ कोई नेता पीछे रहना चाहता है? वर्कर को हमारे हर स्तर पर जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी मिले। ठीक सर जी देखिए अर्पिता जी, मुझे एक सीधी सी बात कहनी है। सारे मुद्दों को छोड़ दो, शहंशाह, शाहजादा, पीरजादा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, सबको छोड़ दें। अगर एक सीधी सी बात करें, क्या कांग्रेस किसानों की बात जब संसद में हो रही है तो इनकी बेंचें खाली पड़ी रहती हैं? तो क्या सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे ये क्या कभी कुछ करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, चौधरी चरण सिंह किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, किसानों की बात उठाते थे या नहीं उठाते थे? नंबर तीन, अगर वो उठाते थे तो 40 दिन के बाद चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता, उनको प्रधानमंत्री से क्यों हटा दिया? नंबर 4, उनको लगातार हम लोग संसद में, मैंने 3 बार मांग करी है, उनके भारत रत्न की मांग करी तो इन्होंने कभी भी उनको भारत रत्न जिंदे जी रहते हुए, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जी के जिंदे रहते हुए